प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार में। कल हमने राजस्थान का भौतिक विभाजन चैप्टर शुरू किया था। उसका पार्ट 1 हमने कल देख लिया था। आज हम उसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो हमने कल देखा कि राजस्थान का भौतिक विभाजन का निर्माण कैसे हुआ और राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है। तो हम देखते हैं कि राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया था। कल हमने राजस्थान को 4 भागों में बांटा था। कौन कौन से? पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। और जो पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है इसको कितने भागों में बांटा था? इसको बांटा था 2 भागों में। कौन कौन से भाग थे? एक तो अर्धशुष्क आ जाएगा, ठीक है, अर्धशुष्क। और दूसरा था कौन सा? शुष्क, ठीक है, अर्धशुष्क और शुष्क। अब क्वेश्चन आता है कि जो शुष्क और अर्धशुष्क है इसका निर्धारण कौन करता है? तो इसका निर्धारण करता है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ठीक है, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। और जो अर्धशुष्क हमारा क्षेत्र उसको कितने भागों में बांटा गया था? उसको बांटा गया था 4 भागों में। कौन सा? घग्गर का मैदान, दूसरा आ जाएगा शेखावाटी क्षेत्र, तीसरा आ जाएगा नागौरी उच्च भूमि और चौथा आ जाएगा लूणी प्रदेश, ठीक है। और जो शुष्क है, जो शुष्क को कितने भागों में बांटा गया था? बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो हमने कल लूणी क्षेत्र तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। तो आगे चलते हैं अपने। ये आ जाएगा हमारा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, ठीक है। ये आ गया हमारा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। तो इसकी विशेषता क्या है बालू का स्तूप की? रेत के टीले हैं जिन्हें धोरे भी कहते हैं, ठीक है। बालू का स्तूप क्या है? एक टीले हैं, ऊंचे ऊंचे टीले हैं रेगिस्तान क्षेत्र में, उसे क्या कहते हैं? धोरे भी कहते हैं। बालू का स्तूप मुख्य रूप से मरुस्थल में मिट्टी के अपरदन से बनते हैं। मिट्टी का अपरदन क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पर जब मिट्टी हवा के द्वारा, पानी के द्वारा जल जाती है तो उससे क्या बनते हैं? ये टीले बन जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? बालू का स्तूप कहते हैं। गतिशील धोरे को राजस्थान में हरियन कहते हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। गतिशील धोरे इसे जैसलमेर में कहते हैं हरियन कहते हैं। अब बालू का स्तूप कितने प्रकार के होते हैं? बालू का स्तूप के कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक पवन की आकृति के आधार पर और दूसरा हम देखेंगे आकृति के आधार पर। और जो पवन के आकृति के आधार पर है, पवन जो टीले पवन से निर्मित होते हैं उसमें कौन कौन से आ जाएंगे? एक आ जाएगा अनुदैर्घ्य, ठीक है, उसे पवनानुवर्ती भी कहते हैं। और बालू का स्तूप पवन के समांतर या अनुदिश बनते हैं, इन्हें रेखीय बालू का स्तूप कहते हैं। जैसे पवन ऐसे चल रही है ना, ऐसे पवन चल रही है तो ये टीले भी कैसे बनेंगे? ये टीले भी ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य रेत के टीले कहते हैं। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। अगला आ जाएगा हमारा, ये बालू का स्तूप द्वैस्थिति नदी घाटी में मिलते हैं। द्वैस्थिति नदी घाटी में मिलते हैं। कहां पे? जैसलमेर में। और ये सर्वाधिक कहां मिलते हैं? जैसलमेर बाड़मेर में मिलते हैं। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। अनुदैर्घ्य टीले कहां मिलते हैं? जैसलमेर और बाड़मेर में मिलते हैं। ये हवा के दिशा के समांतर बनते हैं। जैसे ऐसे हवा चल रही है तो ऐसे ये टीले बनेंगे। दूसरा आ जाएगा वायु से निर्मित अनुप्रस्थ वायु बालू का स्तूप। ये पवन दिशा के समकोण या लंबवत बनने वाले बालू का स्तूप होते हैं। इसमें क्या है कि अगर हमारी हवा ऐसे चल रही है तो ये कैसे बनेंगे? ये ऐसे बनेंगे। जो बालू का स्तूप है वो ऐसे बनेंगे हवा के समकोण पर। और ये सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं सूरतगढ़, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू जिले में पाए जाते हैं, ठीक है। बालू का स्तूप है जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है वो कहां पाए जाते हैं? पुंगल बीकानेर में, सूरतगढ़ गंगानगर में, चूरू में, झुंझुनू में। यह बात अच्छे से ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तीसरा आ जाएगा अवरोधी बालू का स्तूप। अवरोधी बालू का स्तूप क्या होता है? ये किसी अवरोध, झाड़ी, पेड़ पौधे, पहाड़ी के कारण बनते हैं। पुष्कर नाग पहाड़ में मिलते हैं, ठीक है। कोई पेड़ आ गया, कोई छोटी पहाड़ी आ गई, तो जब उससे टकराकर जो मिट्टी इकट्ठी होती है उसे क्या कहते हैं? अवरोध बालू के स्तूप कहते हैं, ठीक है। आगे आता है बरखान। बरखान क्या होते हैं? बरखान, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से ध्यान रखना। इसका एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ये सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है, ठीक है। सर्वाधिक गतिशील मतलब आज कहीं है तो कल कहीं है, ऐसे ये चलते रहते हैं। वायु के द्वारा हवाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर रेत को उड़ाकर ले जाती है। इन्हें मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी बालू का स्तूप माना जाता है। फिर सीधी सी बात है कि जो सर्वाधिक गतिशील होगा तो यह क्या करेगा? सर्वाधिक मरुस्थल का विस्तार करेगा। इसकी पवनोन्मुखी ढाल मंद व पवनाभिमुखी ढाल तीव्र होती है। जो पवन के अनुसार ढाल होती है ना वो तो मंद होती है, और पवन
विमुखी ढाल होती है वो तीव्र होती है। ये सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं भालेरी चूरू, सीकर, लूणकरसर, बीकानेर, ओसिया, जोधपुर, डीडवाना, कुचामन में पाए जाते हैं। इसका जो स्थान है और विशेषता है, दो बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला आ जाएगा हमारा आकृति के आधार पर। आकृति के आधार पर कौन कौन से आ जाएंगे? आकृति के आधार पर आ जाएगा सीप। यह अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है। अनुदैर्घ्य का मतलब क्या हो गया? जिस दिशा में पवन चल रही है उसी दिशा में ये बनते हैं, ठीक है, पवन की दिशा के समांतर बनते हैं। दूसरा जाएगा पैराबोलिक, हवा के रुख के विपरीत अंग्रेजी के यू आकार के बनते हैं, ठीक है, जैसे हवा ऐसे चल रही है तो ये हवा ऐसे चल रही है तो ये कैसे बनेंगे? ऐसे यू आकार के बनते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक पैराबोलिक बालू का स्तूप मिलते हैं। अगर पूछेंगे राजस्थान में सर्वाधिक कौन से स्तूप मिलते हैं, तो पैराबोलिक बालू के स्तूप मिलते हैं। आगे आ जाएगा तारा बालू का स्तूप। तारा बालू का स्तूप में क्या जाएगा? जब हवा चारों ओर से चलती है, भाई यहां से भी हवा चलने लगी, यहां से भी चलने लगी, यहां से भी, यहां से भी, तो उसमें जो दिशा बदलती रहती है हवा की, कई इधर से कभी इधर से, तो यह बालू का स्तूप बनते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? यह मोहनगढ़, पोखरण, जैसलमेर और सूरतगढ़, गंगानगर में मिलते हैं। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना। आ जाएगा सबर काफीज। इस साख निभाग नहीं है, सबर काफीज है, ठीक है, सबर काफीज, रेत के टीले। मरुस्थल में छोटी झाड़ियों के पास बनते हैं। जो मरुस्थल में छोटी छोटी झाड़ियां होती है ना, छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, उनके पास में ये बनते हैं। अगला जाएगा हमारा, ये है हमारा इर्ग। ये उमन एरर है, इर्ग, ठीक है, इर्ग। रेतीला मरुस्थल जहां बालू के ही बात रेत ही रेत हो, उसे क्या कहते हैं? इर्ग कहते हैं। ये राजस्थान में सर्वाधिक जैसलमेर मिलता है। जब जैसलमेर में जो रेत के टीले है ना ऊंचे ऊंचे, उसे क्या कहते हैं? हम इर्ग कहते हैं। जब कोई घास फूस कोई पेड़ पौधे नहीं है, जब रेत ही रेत है, उसे क्या कहते हैं? इर्ग। एक दूसरा शब्द आता है हमादा। हमादा क्या होता है? पथरीली पहाड़ियां, जहां छोटी पहाड़ियां चट्टाने हो, उसे क्या कहते हैं? हमादा। जहां छोटी छोटी चट्टाने होती है ना, मतलब जहां चट्टाने खत्म हो गई, पथरीली मैदान बच गया, उसे क्या कहते हैं हम? हमादा। पोखरण, फलोदी, बालोतरा के मध्य बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। यह हमादा कहां पाया जाता है? पोखरण, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर और बालोतरा बाड़मेर में। अब तो ये बालोतरा और फलोदी क्या बन गए? जिले बन गए। आगे आता है रेग। रेग कहते हैं मिश्रित मरुस्थल। मिश्रित मरुस्थल का मतलब क्या हो गया? इर्ग और जो हमादा है उन दोनों का मिश्रण से बनता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? रेग, ठीक है। ये आप तीनों टर्म याद रखना। आगे आता है पलाया। पलाया क्या होता है? खारे पानी की बड़ी झीलें। जब रेगिस्तान में खारे पानी की बड़ी बड़ी झीलें पाई जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? पलाया। थार के मरुस्थल में पानी भरने से भूमि की लवणता के कारण इसका जल खारा हो जाता है, ठीक है। जो बड़ी झीलें होती हैं, जब इसमें पानी भरता है तो उसका जल कैसे होता है? खारा होता है। आगे आता है रन और टाल। बालू का स्तूप के मध्य वर्षा का जल लवणीय दलदली बन जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? रण और टाट कहते हैं। सर्वाधिक कहां मिलते हैं? जैसलमेर में मिलते हैं। अगला आता है तल्ली या पोखर। रेगिस्तान के गड्ढे में वर्षा का जल, मीठा जल। भाई जो खारा जल होगा उसे क्या कहेंगे हम? पलाया। और जो मीठा जल होगा उसे क्या कहेंगे? तल्ली या पोखर। आगे आता है महरो। तल्ली या पोखर का जल सूखने के बाद उपजाऊ मिट्टी को महरो कहते हैं, ठीक है। जब तल्ली या पोखर का जल सूख जाता है तो जो बची हुई मिट्टी है उसे क्या कहते हैं? महरो कहते हैं। इसमें की जाने वाली कृषि क्या कहते हैं? ये खड़ीन। खड़ीन कृषि किसने शुरू की थी? पालीवाल ब्राह्मणों ने। यह बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आप इंपोर्टेंट लगा सकते हैं। अगला जाएगा बालसन। बालसन क्या है? पर्वतों चट्टानों के मध्य जल इकट्ठा होने से बनी झीलें, इसे क्या कहते हैं? बालसन। तीन बात ध्यान रखना। एक तो आ जाएगा पलाया। पलाया क्या होता है? बड़ी झीलें, खारे पानी की झीलें। दूसरा आ जाएगा तल्ली या पोखर, इसमें क्या होता है? मीठा जल होता है। और एक होता है बालसन। बालसन क्या होता है? चट्टानों के मध्य बनी झीलों को हम कहते हैं बालसन कहते हैं। आगे आता है रोही मैदान। मरुस्थल का उपजाऊ भूमि, जो मरुस्थल में उपजाऊ भूमि है उसे क्या कहते हैं? रोही का मैदान कहते हैं। दूसरा आ जाएगा बबूलिया। रेत रे बबंडर, जैसे हमारे गांव में नहीं आते हैं दोपहर में भूल धूल के, बबंडर को क्या कहते हैं? बबूलिया कहते हैं। आगे आ जाएगा हमारा थल्ली। बीकानेर, गंगानगर, चूरू का ऊंचा भाग लूणी नदी के उत्तर में स्थित है, ठीक है। बीकानेर, गंगानगर, चूरू का ऊंचा भाग जो लूणी नदी के उत्तर में स्थित है उसे क्या कहते हैं? हम थल्ली कहते हैं। आगे जगह तल्ली। मरुस्थल के दक्षिणी पश्चिमी में नीचे भाग को तल्ली कहते हैं। जो मरुस्थल का दक्षिणी पश्चिमी भाग है ना, मरुस्थल का दक्षिणी पश्चिमी भाग को कहते हैं हम
तल्ली कहते हैं, ठीक है। ये थल्ली हो गया ऊपरी भाग और नीचे भाग क्या हो गया, तल्ली होगा। ये पीवड़ा, पीवड़ा क्या है, ये फोटो गलत लगी इसमें, ये ऐसे हो जाएगा। पीवड़ा है राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर पाई जाने वाला जहरीला सांप। जो जहरीला सांप होता है रेगिस्तान में उसको क्या कहते हैं हम, पीवड़ा कहते हैं, ठीक है। डंक ना मारकर सोए हुए व्यक्ति को श्वास के साथ जहर देकर मारता है। यह व्यक्ति को क्या करता है, काटता नहीं है, सोए हुए व्यक्ति को सांस में जहर छोड़ देता है जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आगे होता है ढांड। ढांड क्या होता है, बालू को स्तूप में वायु की रगड़ से बने गर्त को ढांड कहते हैं, ठीक है। जो बालू को स्तूप बनते हैं उसे रगड़ से जो खड्डे बन जाते हैं उसे क्या कहते हैं हम, ढांड कहते हैं। ये हमारा था मरुस्थल प्रदेश। आगे हम देखते हैं अरावली प्रदेश, ठीक है। हमने एक अपना पोर्शन पूरा कर लिया मरुस्थल, अगले हमारा आ जाएगा अरावली प्रदेश। तो हम देखते हैं कि अरावली प्रदेश कहां से कहां तक है। पालनपुर गुजरात से रायसेन की पहाड़ी दिल्ली तक 692 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। ये हमारा राजस्थान है, यहां से शुरू होती है गुजरात के पालनपुर से, और ये कहां तक जाती है, दिल्ली तक जाती है, रायसेन की पहाड़ी तक, ठीक है। ये इसकी पूरी लंबाई कितनी है, 550 किलोमीटर तो किसमें है, राजस्थान में, और 692 किलोमीटर किसमें है, ये इसकी पूरी लंबाई है, ठीक है, भारत के माए। आगे तुम्हारे राजस्थान में विस्तार, इसका राजस्थान में विस्तार कहां से कहां तक है, इसका राजस्थान में विस्तार आ जाएगा खेड़ा बरम गुजरात से खेतड़ी झुंझुनू तक 550 किलोमीटर, ठीक है। अगर यहां से रेगिस्तान से गुजरात के पालनपुर से अरावली शुरू होती है, कहां तक जाती है, रायसेन की पहाड़ी दिल्ली तक, ठीक है। इसकी कितनी लंबाई है, इसकी लंबाई है 692 किलोमीटर। ये 692 किलोमीटर से यहां से राजस्थान में शुरू होती है, ये कहां से, खेड़ाबरम गुजरात से, और ये खेतड़ी झुंझुनू तक जाती है राजस्थान में। तो राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, राजस्थान में इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना। अरावली का 80% भाग राजस्थान में है, कितना परसेंट भाग, 80% भाग किसमें, राजस्थान में। अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है अरावली की, 930 मीटर। ये आप अच्छे से ध्यान रखना। अरावली राजस्थान को दो भागों में बांटती है, एक तो पूर्वी और एक पश्चिमी राजस्थान, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान में क्या जाएगा, जो मरुस्थल है हमारा वो आ जाएगा, और जो पूर्वी राजस्थान में इसमें क्या जाएगा, पूर्वी मैदानी प्रदेश आ जाएगा। अरावली का मुख्य विस्तार, अरावली का विस्तार कितने जिलों में है, अरावली का विस्तार 16 जिलों में है। उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, अजमेर, ब्यावर, पाली, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, डीडवाड़ा, कुचामन, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, खैरतल, तिजारा में इसका कितना है, विस्तार है, कितने जिलों में, 16 जिलों में। आगे आता है हमारा कि राजस्थान में अरावली की दिशा दक्षिणी पश्चिमी से उत्तर पूर्व की ओर है, लेकिन इसकी चौड़ाई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है। अब हम ये बात समझते हैं, ये कौन सा हो गया हमारा नॉर्थ, ये कौन सा हो गया साउथ, उत्तर दक्षिण, ये कौन सा हो गया हमारा पूर्व, ये कौन सा हो गया पश्चिम, ईस्ट वेस्ट। अब राजस्थान में अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण कौन सा हो गया ये, पश्चिम कौन सा हो गया ये, तो यहां से कहां तक है, उत्तर पूर्व तक है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक है, लेकिन इसकी चौड़ाई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर पड़ती है। लेकिन जो इसकी चौड़ाई है, जो यहां से तो क्या है, ये सक्रिय आगे जाती हुई क्या हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, कहां से, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर यह इनकी चौड़ाई बढ़ती है। आगे आ जाएगा हमारा अरावली का सर्वाधिक विस्तार। अरावली का सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में है, उदयपुर में। यह फैक्चुअल डाटा है, इसको याद रखना। अरावली का न्यूनतम विस्तार कहां पर है, न्यूनतम विस्तार है अजमेर में, ठीक है। अरावली की सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है, गुरु शिखर, कहां पर है, सिरोही में। और सबसे न्यूनतम जो सबसे नीचा पॉइंट है वो कौन सा है, पुष्कर घाटी, अजमेर। सबसे ऊंचा कौन सा है, गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1722। आप ये ध्यान रखना। आगे आता है अरावली का मध्य भाग। अरावली का मध्य भाग अजमेर में, अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में, पे न्यूनतम ऊंचाई जयपुर में है। सबसे अधिक ऊंचाई कहां पर है, सिरोही में, और सबसे नीचे ऊंचाई कहां पर है, जयपुर में। आगे आता है हमारा अरावली का सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी भाग में होती है। जो अरावली में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है, मेरी दक्षिणी भाग में होती है। अरावली के उपनाम, अरावली के उपनाम कौन कौन से हैं, तो इसको विष्णु प्रयाग में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं परिपत्य, और भौगोलिक भाषा में क्या कहते हैं, मेरू। ये शेरू नहीं है, ये क्या है, मेरू। और उदयपुर में क्या कहते हैं, आडावटा, और बूंदे में क्या कहते हैं, आडावली।
भारत को अपलेशियन से इसकी तुलना की जाती है, ठीक है। जो अपलेशियन पर्वत कहाँ है, अमेरिका में, उससे इसकी तुलना की जाती है। इसकी उत्पत्ति उत्पत्ति कैसे हुई थी, देखते हैं हम। अरावली की उत्पत्ति प्री कैरिबियन युग में हुई थी। अरावली का निर्माण तब हुआ जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट समुद्र से अलग हो गई। जब ये यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट जब समुद्र से अलग हुई तो इसका क्या हुआ, निर्माण हुआ। जो कि प्री कैरिबियन चट्टानों का निर्माण एस हेरोन ने किया था, ठीक है। अरावली विश्व की प्राचीनतम घाटी और अवशिष्ट पर्वतमाला है। सबसे प्राचीनतम क्या है, बलित और अवशिष्ट पर्वतमाला है। अरावली सबसे पुरानी पर्वतमाला है विश्व की। अरावली मोड़दार पर्वत है। अरावली पर्वतमाला का उद्गम अरब सागर के मिनिकोय द्वीप से माना जाता है। कहां से माना जाता है, उद्गम अरावली के अरब सागर के मिनिकोय द्वीप से। अरावली पर्वत की मूल जड़ अरब सागर को कहते हैं। इस कारण अरब सागर अरावली का पिता कहा जाता है। जो इसकी मूल जड़ है वो कहाँ है, अरब सागर में। अरब सागर को क्या कहता है, अरावली का पिता कहा जाता है। इसकी विशेषता क्या है, देखते हैं हम। इसका दक्षिणी भाग मेनोजाइट चट्टानों से बना है। यह मरुस्थल के पूर्व के विस्तार को रोकती है। सबसे बड़ी विशेषता क्या है इसकी, जो ये इसके पश्चिम में जो मरुस्थल है इसको विस्तार को रोकती है। सर्वाधिक नदियों का उद्गम, सर्वाधिक सघन वनस्पति खनिजों की बहुलता अरावली पर्वत में पाई जाती है। सर्वाधिक नदी कहां से निकलती है, अरावली से। सर्वाधिक वनस्पति कहां पाई जाती है, अरावली में। सर्वाधिक खनिज कहां पाए जाते हैं, अरावली में। अरावली की पूर्वी ढालों पर वनस्पति अधिक सघन है। अरावली को भारत की महान जल विभाजक रेखा कहा जाता है। जल विभाजक रेखा क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से वर्षा का निर्धारण होता है। कितनी वर्षा का, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा का निर्धारण होता है। कहा जाता है कि अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी की नदियां को अलग करती है। तो दूसरी विशेषता क्या है, जो बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियां इसके पूर्व से निकलती है, और जो अरब सागर में नदियां जाती है वो इसके पश्चिम से निकलती है। तो यह अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियों को क्या करती है, विभाजन करती है। अरावली थार के रेगिस्तान को चंबल घाटी से अलग करती है। अरावली को 3 भागों में बांटा जा सकता है। अब हम देखते हैं कि अरावली को कितने भागों में बांटा जाता है। तो पहला जाएगा हमारा उत्तरी अरावली, दूसरा जाएगा मध्य अरावली और तीसरा जाएगा दक्षिणी अरावली। अरावली को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। अब हम देखिए उत्तरी अरावली का विस्तार कौन कौन से जिले में। उत्तरी अरावली अलवर, खैरतल, तिजारा, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, कोटपुतली, बहरोड। इसमें क्या है, उत्तरी अरावली का विस्तार है। अब देखते हैं हम उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियां कौन कौन सी है। तो उत्तरी अरावली की चोटी कौन सी आ जाएगी, सबसे ऊंची चोटी आ जाएगी रघुनाथगढ़, जो कहां पर है, सीकर में। जो कितनी मीटर ऊंचाई है, 1055 मीटर ऊंचाई है, ठीक है। सबसे इंपोर्टेंट बात कौन सी है कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, रघुनाथगढ़, सीकर में। 1055 इसकी क्या है, मीटर ऊंचाई है। दूसरी को जाएगी मालखेत। मालखेत कहाँ है, सीकर में। दूसरा जाएगी लोहारगल। लोहारगल कहाँ है, झुंझुनू में। भोजगढ़ कहाँ है, झुंझुनू में। खो जयपुर में। भोयराज अलवर में। बाबाई जयपुर में। बरावड़ा जयपुर में। बनाई झुंझुनू में। बिलाली कोटपुतली में। ये आप इसको देख लेना, याद कर लेना अपने अच्छे से। जयगढ़ जयपुर में, भानगढ़ अलवर में। ये सभी पहाड़ियां क्या है, उत्तरी अरावली की चोटियां हैं। आगे आता है मध्य अरावली। मध्य अरावली, इसमें कौन सा जिला जाएगा, विशेषकर इसमें आ जाएगा अजमेर जिला, ठीक है। इसमें खाली एक ही जिला आता है ज्यादातर, अजमेर जिले में इसका विस्तार पाया जाता है। इसकी जो चोटी है वो कौन कौन सी है, पहली आ जाएगी टोडगढ़, जो कहां पर है, ब्यावर में, 934 मीटर ऊंचाई है। दूसरी तारागढ़ और तीसरी नागपाड़। ये तीनों चोटियां आप याद रखना है कि इसकी है मध्य अरावली की चोटियां, ठीक है। मध्य अरावली के दर्रे, पहाड़ियों के तंग रास्ता ही दर्रा कहलाता है। जो जैसे 2 पहाड़ियां हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, जो इसके बीच का तंग दर्रा है वो क्या कहलाता है, दर्रा कहलाता है। तो तंग रास्ता है वो एक स्थान से दूसरे जाने के लिए, वो क्या कहलाता है, दर्रा कहलाता है। अब इसके दर्रे देख ले कौन कौन से है। एक आता है बरदर्रा। बरदर्रा कहां पर है, ब्यावर में। ब्यावर को बर से जोड़ता है। दूसरा पचेरिया दर्रा, ब्यावर में। शिवपुरा ब्यावर में। सूरा घाट ब्यावर में। गोयम घाट राजसमंद में, और कमली घाट राजसमंद में। उत्तरी मध्यवर्ती अरावली में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है, ठीक है। ये आप दर्रे अच्छे से याद रखना। अगला जाएगा हमारा दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली देवगढ़, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही तक विस्तृत है। कौन कौन से जिले में है, राजसमंद में, उदयपुर में और सिरोही में। अब हम देखते हैं उत्तरी अरावली की चोटियां।
जो उत्तरी अरावली की चोटी है वो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। कहाँ पे? सिरोही में। कहाँ, कितनी मीटर ऊंची है? 1722 मीटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह राजस्थान की भी सबसे ऊंची चोटी है, गुरु शिखर। दूसरा जाएगी शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़। शेर सिरोही में, दिलवाड़ा सिरोही में, दरगा उदयपुर में, अचलगढ़ सिरोही में, कुंभलगढ़ राजसमंद में, धोमिया उदयपुर में, ऋषिकेश सिरोही में। ये आप इसको अच्छे से याद कर लेना देख के। हम अपनी इसकी पीडीएफ कहाँ डालेंगे? इस टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर पीडीएफ निकलवा सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। आगे देखा, अरावली के सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, माउंट आबू सिरोही में स्थित है। कर्नल टोर ने गुरु शिखर को क्या कहा था? संतों का शिखर या हिंदू ओलंपस कहा था। यह बात याद रखना। गुरु शिखर का नाम दत्तात्रेय ऋषि के नाम पर ही गुरु शिखर पड़ा। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, लेकिन इस पर दत्तात्रेय ऋषि का 5 मीटर ऊंचा मंदिर बना हुआ है। आगे था दक्षिणी अरावली की नाल या दर्रे। फुलवारी की नाल उदयपुर में, यह राजस्थान की सबसे बड़ी नाल है। केवड़ा की नाल, देवड़ी, उदयपुर। केवड़ा की नाल कहाँ है? उदयपुर में। हाथी दर्रा उदयपुर में स्थित है। यह पिंडवाड़ा सिरोही से उदयपुर की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित है। आगे आता है कुंभलगढ़। हाथीगढ़ा की नाल, हाथीगढ़ा की नाल कहाँ है? कुंभलगढ़ जिले के पास राजसमंद जिले में स्थित है। पानी को राजसमंद से जोड़ता है। ये पाली आता है, पाली को राजसमंद से जोड़ता है। सोमेश्वर दर्रा पाली में। बेसुरी की नाल कहाँ है? पाली में। ठीक है, ये हमारी आज की अरावली से संबंधित क्लास थी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल इसी नाम से, सरल पढ़ाई जोन के नाम से, उस पर हम अपनी पीडीएफ डाल देंगे। आप इसकी पीडीएफ निकलवा सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।